नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न के आधार पर। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे दी हुई संख्या ज्ञात करनी है। इस हमें इस टेबल में जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों का, उन संख्याओं का आपस में एक लॉजिक ढूंढना है और उस लॉजिक के आधार पे हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि अगर इस संख्या को हम देखें 54 को और 9 को, तो ये तुलनात्मक रूप से इन बाकी की संख्याओं जैसे 4, 5, 6 और इस कॉलम में 2, 1, 3 इनसे थोड़ी बड़ी हैं। तो इस टेबल के ऐसे वर्टिकली सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक बार हम वर्टिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमको 54 चाहिए 4, 5, 6 से, और हमने देखा कि 54 काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या है इनकी तुलना में, तो यहाँ पे गुणा या वर्ग या क्यूब होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर हम इन तीन संख्याओं से 54 बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? जैसे 4 और 5 है, तो 4 और 5 को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आता है 9, और 9 में अगर 6 का गुणा कर दें तो हमारे पास आता है 54। देखिए 4 धन 5 बराबर 9, और इसमें गुणा कर देते हैं इस संख्या का, तो गुणित 6, तो हमारे पास उत्तर आता है 54। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है क्या दूसरे वाले तीसरे वाले कॉलम में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आता है 3, और 3 में 3 का गुणा कर देते हैं तो हम जानते हैं हमारे पास आता है 9। तो इस तरीके से ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि ऊपर की दो संख्याओं को जोड़ा जा रहा है और उसमें तीसरी संख्या का गुणा किया जा रहा है। तो देखते हैं पहले कॉलम में क्या होगा। ऊपर की दो संख्याओं का योग कितना होगा, 7 धन 3, तो ये हो जाएगा 10, और 10 में अगर 8 का गुणा करें तो कितना मिलता है हमें, 80। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 80। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि ये जो संख्याएं हैं इस पैटर्न का हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें ये कैसे ज्ञात करना है, हम देखते हैं कि ये जो हमें त्रिभुज के तीन कोणों पर जो संख्याएं हैं उनका आपस में क्या संबंध है जिससे कि त्रिभुज के अंदर दी हुई संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दिया है 84, यहाँ पे दिया हुआ है 30। अब ये दोनों संख्याएं ऊपर जो त्रिभुज के तीन कोणों पे जो संख्या दी हुई है उनकी तुलना में काफ़ी बड़ी है, जैसे 84, और इसके तीन कोणों पे दी हुई है यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 30 और यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ 3। ये काफ़ी बड़ी संख्या है। तो हम जानते हैं कि जब भी बड़ी संख्या हो तो हमें गुणा करने करके या फिर वर्ग करके या फिर घन करके, क्यूब करके उत्तर प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 7, यहाँ 4। इन तीनों से हम 84 कैसे ला सकते हैं? अगर हम 3 में 7 का गुणा करें तो हमें मिलता है 21, और अगर 21 में 4 का गुणा करें, 21 में 4 का गुणा करें तो हमें मिलता है 84। मतलब तीनों संख्याओं का आपस में गुणा किया तो 3 गुणित 4, 3 गुणित 7 गुणित 4, तो 7 या 21 और 21 चौक 84। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे वाले त्रिभुज में भी लग रहा है क्या। तो तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो 5 गुणित 2 गुणित 3, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। ये लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, तो तीसरे वाले त्रिभुज में भी यही लॉजिक लगेगा। तो हम तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, 7 गुणित 5 गुणित 2, तो 7 गुणित 5 कितना है, 35, और 35 दूना 70। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 70। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये सवाल है जिसमें हमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दी हुई है। तो हमें दिया गया हुआ है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो 40 व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए ताकि कार्य 6 दिन में पूरा हो जाए।
हमें दिया हुआ है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 10 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ये एक कार्य को पूरा करते हैं। मान लेते हैं वो एक कुछ कार्य है, एक निश्चित कार्य, जैसे कि एक बांध बनाना हो, तो मान लेते हैं कि वो कार्य है x यूनिट। तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन तक अगर काम करते हैं तो वो x यूनिट काम कर लेते हैं, एक कार्य को पूरा कर लेते हैं। माना कि वो कोई एक निश्चित कार्य, जैसे कि एक घर बनाना, एक पुल बनाना, एक बांध बनाना। अब हमसे कहा गया है कि यदि 30 की जगह 40 व्यक्ति हो जाए, यहाँ पे 40 व्यक्ति हो गए, उनको कितने घंटे प्रतिदिन काम करना चाहिए? ये मान लेते हैं कि इसको हम h बोल देते हैं, कितने घंटे कार्य करना चाहिए, घंटे के लिए h यूज कर लेते हैं, ताकि ये कार्य कितने दिन में पूरा करना है हमको? 6 दिन में। अच्छा, कार्य क्या करना है? कार्य वही कार्य नहीं बदलना है। मान लेते हैं कि वो एक बांध का निर्माण कर रहे थे, तो वही x यूनिट कार्य करना है। तो अगर हम देखें तो 30 गुणित 8 गुणित 10 बराबर भी x यूनिट है, और 30 और 40 गुणित h गुणित 6 बराबर भी x यूनिट है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? 30 गुणित 8 गुणित 10 बराबर 40 गुणित h गुणित 6, मतलब 40 व्यक्ति 6 दिन तक कितने घंटे कार्य करें? बस इस समीकरण को अब हमें हल करना है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको हल करने के लिए ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब बचता है 4, तो 4 एकम 4, 4 से 4 एक बार कटा, और ये यहाँ पे आ गया 2। अब इस 2 को 2 से 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 3, और 3 गुणित 1 गुणित 10, तो 3 गुणित 10, और यहाँ पे क्या बच रहा है? h गुणित 3। और अगर इसको आगे हल करें तो ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h बराबर 10। 10 दिन तक, 10 दिन 10 दिन उनको लगेंगे। अगर 40 व्यक्ति प्रतिदिन 6 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करेंगे, तो उन्हें ये कार्य पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पे डेज नहीं, यहाँ पे आवर्स होना चाहिए, डेज गलती से टाइप हुआ है, ये आवर्स। प्रतिदिन उनको 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा 6 दिनों तक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। इसको अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं कि M1 मतलब कितने आदमी थे जो पहली बार हमको दिए गए, गुणित D1 जो पहले दिन दिए गए, गुणित H1 लिख देते हैं, या टाइम 1 लिख देते हैं, या आवर्स को हम टाइम लिख देते हैं, बराबर M2 गुणित D2 गुणित T2। तो यहाँ पे भी हमने ही किया था, ये दोनों इक्वेशन बराबर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है कि ऑप्शन में जो हमें लेटर दिए हुए हैं, वो इस बड़े वर्ड में जो शब्द, जो लेटर्स दिए हुए हैं, उनका उपयोग करके ऑप्शन में दिए गए कौन से वर्ड को नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? जो इस बड़े शब्द के एक एक लेटर को मन ही मन में हम 2 बार जोर से उच्चारित कर लेते हैं, ताकि वह हमारी शॉर्ट टर्म के लिए मेमोरी में आ जाए, और हम फिर ऑप्शंस से हमारा उत्तर ढूंढ लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है COMPATIBLE। एक बार फिर से, COMPATIBLE। अब ऑप्शंस पे जाते हैं। तो ऑप्शंस में इसमें दिया हुआ है COME, ये चारों लेटर हमने पढ़े। फिर दूसरे ऑप्शन में PAT, ये भी हमने पढ़े। तीसरे ऑप्शन में TIME, ये भी हमने पढ़े।
चौथे ऑप्शन में चलते हैं, MOS। ये S ऐसा वर्ड है जो हमने नहीं पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्योंकि हमने S का उच्चारण नहीं किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है जिसमें परसेंटेज का सवाल है। तो गौरव नाम का एक व्यक्ति 800 रुपये प्रतिदिन कमाता है। प्रतिदिन कितने कमाता है? 800 रुपये। कुछ हफ्ते बाद, कुछ यानी कि कुछ समय बाद वह प्रतिदिन 900 रुपये कमाने लग जाता है, 960 रुपये कमाने लग जाता है। उसकी दैनिक कमाई में प्रतिशत वृद्धि क्या है? काफ़ी सरल सवाल है। पहले वो कितना कमाता था? पहले वो कमाता था 800। अब वो कितना कमाने लग गया? अब वो कमाने लग गया 960 रुपये प्रतिदिन। पहले वो 860 रुपये प्रतिदिन कमाता था, 800 रुपये प्रतिदिन कमाता था, अब 960 रुपये प्रतिदिन कमाने लग गया। तो कितने की वृद्धि हुई है? कितने की हुई? 960 में से हम 800 घटा देंगे, 960 माइनस 800, तो कितने की वृद्धि हुई? ये वृद्धि हुई 160 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई। अब क्या कहा गया है हमें? उसकी दैनिक कमाई में प्रतिशत वृद्धि क्या है? एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी दोस्तों, जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हमसे पूछी जाए तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि ये किसके संदर्भ में बात की जा रही है। हमसे कहा गया है कि पहले वो 800 रुपये कमाता था, अब वो 960 रुपये कमा रहा है, मतलब उसकी जो आय है उसमें वृद्धि हुई है। अब और ये पूछा गया है कि अब आप प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो प्रतिशत वृद्धि हमेशा हमें उस संख्या पे ज्ञात करनी रहती जो पहली हो, पुरानी हो। तो पहले उसकी आय कितनी थी? 800 रुपये थी। 800 रुपये के संदर्भ में बात हो रही है और उसकी प्रतिशत वृद्धि क्या है? 160 रुपये है। तो अब इसकी प्रतिशत वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे? हमको ये देखना होगा कि 800 160 इस 800 का कितने प्रतिशत है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये ज्ञात करने के लिए हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 160 उसके बटे में आ जाएगा जिसके संदर्भ में हमसे बात की जा रही है, और इसको हम आगे हल कर लेंगे। तो आगे हल करेंगे और प्रतिशत हमको ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 8 से 8 कट, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, तो हमारे पास क्या उत्तर आता है? अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये आता है 160 बटे 8, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा? 20% वृद्धि। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमें बहुत बेसिक चीज़ की बात की गई थी, प्रतिशत वृद्धि किस में होती है। प्रतिशत वृद्धि जब भी हो तो हमें पुरानी संख्या के संदर्भ में ही बात करनी होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नंबर सीरीज का, जिसमें हमें एक सीरीज दी हुई है और उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आइए इस सीरीज को हम स्टडी करते हैं। तो इस सीरीज में अगर हम देखें तो ये जो संख्याओं में अंतर है वो अंतर यहाँ पे थोड़ा कम बढ़ रहा है और बाद में भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें प्लस या माइनस से ही इस उत्तर को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें दिया हुआ है 55, 55 से हम आए 58 पे, मतलब हमने किया +3। उसके बाद जो अब हम आए हैं 58 से लेके 64 पे, तो यहाँ पे आया हुआ है +6। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से फिर आए हम 85 पे और 85 से आए हैं हम 100 पे, मतलब हमने यहाँ पे किया हुआ है +15। तो एक जो लॉजिक यहाँ पे हम लगा सकते हैं वो ये हो सकता है कि पहली दो संख्याओं के बीच में अंतर आया 3 का, फिर दूसरी और तीसरी संख्या में अंतर आया 6 का, फिर तीसरी और चौथी संख्या में अगर हम 9 का, क्योंकि यहाँ पे जो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है वो 3 का है, तो अगर यहाँ से अगली संख्या ज्ञात करनी तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? नीचे +9 करना पड़ेगा।
क्योंकि इन दोनों संख्याओं में ताकि 3 का अंतर रहे। पहले 3 का अंतर हुआ, फिर 6 का अंतर हुआ, फिर 9 का अंतर हुआ, और इसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक 12 का अंतर हुआ, 12 का, और फिर यहाँ से लेके 15 का अंतर हुआ। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में अगर हम यहाँ पे 64 में 9 जोड़ दें तो हमारे पास आता है 73। अब देखते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, कि 64 से 9 ये होता है +9, 64 से 73 होता है +9, और 73 से 85 कितना होता है, ये होता है +12। तो सीरीज हमारी कैसी पड़ी, 3, 6, 9, 12 और फिर ये 15। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 73। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में हमें फिर से एक एनालॉगी वाला सवाल दिया हुआ है, जिसमें हमें अनुपात के रूप में दो संख्याएं दी हुई है और हमें क्वेश्चन मार्क दो संख्याओं के समूह दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 4, 7, यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 6, 9। अब हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या ज्ञात करनी है और इसके अनुपात में हमारे सामने है 2, 3, 5, 8। तो अब ये जो संख्याएं हैं, पहले इन दोनों संख्याओं का हम इन दोनों समूहों का हम आपस में संबंध ज्ञात करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 पहली संख्या और यहाँ पे दिया हुआ है पहली संख्या 3। मतलब कितना बड़ा, अगर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचूं तो ये कितना हुआ, +2। अब दूसरी संख्या दी हुई है यहाँ पे 2 और यहाँ दी हुई है 4, तो मतलब कितना बड़ा, फिर एक लाइन अगर यहाँ से यहाँ तक खींचूं तो ये हो जाता है +2। तीसरी संख्या पे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4 और यहाँ दिया है 6, मतलब फिर से यहाँ पे +2 हुआ है। और आखिरी संख्या है 7 और इधर है इस समूह में आखिरी संख्या है 9, तो इधर भी +2 हुआ है। मतलब हर एक समूह में जो पहली संख्या है, दूसरे समूह की पहली संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें 2 जोड़ दिया गया है, जैसे 1 से 3, 2 से 4, 4 से 6 और 7 से 9। तो यहाँ पे अब इस समूह को हमको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमको दूसरी संख्या दी हुई है तो हमें यहाँ पे 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 में से अगर 2 घटा दें, -2 कर दें, तो हमारे पास आता है 0। 3 में से अगर -2 कर दें तो हमारे पास आता है 1। 5 में से अगर -2 कर दें तो हमारे पास आता है 3, और 8 में से अगर -2 कर दें तो हमारे पास आता है 6। तो क्या संख्या समूह हो जाएगा, 0, 1, 3, 6, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। इसको एक दूसरे लॉजिक से भी हम हल कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया, दूसरे तरीके से भी हम इसे हल कर सकते हैं। आइए वो समझते हैं। पहले मैं ये सब मिटा देता हूँ, फिर हम उस लॉजिक को भी समझेंगे। हाँ, अब देखिए कि अगर इस समूह की संख्याओं के आपस में संबंध को हम समझ लेते हैं, तो यहाँ से दिया हुआ 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 7, तो यहाँ पे 1 बड़ा, यहाँ पे 2 बड़ा और यहाँ पे 3 बड़ा। मतलब यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच में, पहली दो संख्याओं के बीच में 1 का अंतर, दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच में 2 का अंतर, और तीसरी और चौथी संख्या के बीच में 3 का अंतर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर और यहाँ पे 3 का अंतर। तो ऐसे ही हमको अब ऑप्शन में से ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें पहली और दूसरी संख्या में 1 का अंतर हो। तो अगर 1 का अंतर हम ढूंढने जाएं तो हमारे पास ऐसी कौन सी ऑप्शन में से संख्या मिल रही है, हमें ऑप्शंस में से सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा मिल रहा है जिसमें पहली दो संख्याओं के बीच में 1 का अंतर है, दूसरी और तीसरी संख्या में 2 का अंतर है, और तीसरी और चौथी संख्या में 3 का अंतर है। हम इस तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें वो संख्या ढूंढनी है इन 4 विकल्पों में से जो बाकी अन्य 3 से भिन्न है। तो अब अगर
एक ऐसी संख्या, एक ऐसा पेयर है, इन संख्याओं दो का पेयर हमको दिया हुआ है। एक ऐसी संख्या है जो आपस में, जो दो संख्याओं का संबंध है वह बाकी की तीन संख्याओं के आपसी संबंध से अलग है। तो वो कैसा हो सकता है? अब हम इसे स्टडी करते हैं। जैसे कि पहली संख्या समूह जो हमारा दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 4 और 27। 4 और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 और 27 को अगर हम लिखें तो हमारे पास होता है हम 4 को लिख सकते हैं, 4 और ये 27 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। 2 और 3 में कितना अंतर है? 1 का। दूसरा समूह कौन सा दिया हुआ है हमें? दूसरा समूह दिया हुआ है 49 और 218। माफ कीजिएगा, ये जो यहाँ पे है ये 3 का घन है, 27 3 का घन है। अब दूसरे समूह में क्या दिया हुआ है? 49। 49 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 का वर्ग। और 218 को हम कैसे लिख सकते हैं? 218 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 218 में क्या है? हमें अगर 6 का भी घन करें तो हमारे पास 216 ही आता है। तो ये किसी भी संख्या का घन या वर्ग नहीं है। अब तीसरे समूह की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है 16 और यहाँ पे दिया हुआ है 125। तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 का वर्ग, और 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का घन। इसी प्रकार तीसरे समूह में अगर हम देखें 9 और 64 में, तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 का वर्ग और 3 का वर्ग, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 का घन। तो ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है यही इनसे भिन्न है, क्योंकि इसमें पहली संख्या किसी संख्या का वर्ग तो है लेकिन दूसरी संख्या किसी संख्या का घन नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेम, ये डायरेक्शन का सवाल है। आइए इसे पहले पढ़ लेते हैं। प्रेम अपने घर से स्कूल जाना शुरू करता है और उत्तर की ओर 400 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और फिर 100 मीटर चलता है। वो अपने घर से कितनी दूर है? तो ऐसे सवाल जब भी हमारे सामने आते हैं तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन का चार्ट बना लेना चाहिए। डायरेक्शन का चार्ट काफ़ी सिंपल होता है, हम जानते हैं, एक प्लस के साइन के बराबर, जिसमें इस दिशा में हमेशा नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत साउथ या दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। अब हमें कहा गया है प्रेम नाम का एक व्यक्ति है जो अपने घर से स्कूल की तरफ जाना शुरू करता है। तो मान लेते हैं कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रेम नाम का एक बच्चा है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, SP। तो अब इसे बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट नंबर A। अब वह उत्तर की ओर 400 मीटर चलना शुरू करता है। उत्तर हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, हमने देखा यहाँ पे ये नॉर्थ है तो ऊपर की तरफ आएगा, तो हम ऐसी ऊपर की तरफ एक रेखा खींच देंगे। अब इस रेखा में ये कितनी दूर है? ये है, मान लेते हैं कि ये 400 मीटर की दूरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसे हम पॉइंट B बोल देते हैं। अब वो पॉइंट B तक आया तो उसने कितनी दूरी तय कर ली? 400 मीटर की। अब हमसे कहा गया है कि वो फिर बाएं ओर मुड़ता है, बायां मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो जब वो इस बिंदु पे पहुंच जाता है तो अपने बाएं मतलब लेफ्ट साइड पे मुड़ जाता है। बायां हमेशा लेफ्ट साइड पे आएगा, बायां अभी हमने देखा, तो वो पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगेगा। अब उसने कितनी दूरी तय की है? उसने दूरी तय की है 100 मीटर की। 100 मीटर चलता है हमें कहा गया है, तो मान लेते हैं कि वो 100 मीटर की दूरी ये है, 100 मीटर, और वो बिंदु C पे पहुंच जाता है। मान लेते हैं ये बिंदु C है। फिर क्या कहा हमसे कि अब वह बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। यहाँ से फिर से वह बाएं मुड़ा, मतलब लेफ्ट साइड पे मुड़ा और 200 मीटर चला। तो ये दूरी मान लेते हैं ये यहाँ पे 200 मीटर की दूरी ख़त्म होती है, ये 200 मीटर, और ये हो गया हमारा पॉइंट D। बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। उसके बाद क्या कहा गया? फिर बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है।
यहाँ पे आया और फिर से बाईं मुड़ा और 100 मीटर चला, ये 100 मीटर चला। वह अपने घर से कितनी दूर है? तो उसका घर था ये। अब वो उसने अपनी यात्रा जर्नी कहाँ ख़त्म करी? यहाँ पे। ये बोल देते हैं हम, मान लेते हैं पॉइंट ई है। तो अब हमसे क्या पूछा है? ए से ई तक की दूरी कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो अगर हम इस शेप को ध्यान से देखें तो ये शेप है हमारे पास एक रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल मतलब आयत, जिसमें हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे ये भुजा है 100 मीटर, तो इसके सामने की भुजा कितनी हो जाएगी? ये 200 मीटर हो जाएगी। तो बी से लेके ई तक की लंबाई कितनी हो गई? 200 मीटर। और ए से लेके बी तक की लंबाई, ए से लेके बी तक की लंबाई हमने देखा था वो कितनी थी? ए टू बी 400 मीटर। अब हम जानते हैं कि ये 200 है, तो ये वाली दूरी इन दोनों की कितनी हो, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ए ई टू ए, ये हो जाएगी 200 मीटर। ये दूरी हो जाएगी 200 मीटर। तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, 200 मीटर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें श्रृंखला अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का सवाल दिया गया है, जिसमें हमें ये ज्ञात करना है कि हमारे जो मिसिंग स्पेस है वहाँ पे कौन से लेटर आएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम 2 ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम रिक्त स्थानों सहित इस श्रृंखला में दिए हुए लेटर्स की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल कितने लेटर्स हैं इसमें? 12। तो 12 के लिए क्या क्या संभावना हो सकते हैं? 3 गुणित 4 या 4 गुणित 3। दूसरी संभावना हो सकती है 2 गुणित 6 या 6 गुणित 12। दूसरी ट्रिक जो हमको इसमें लगानी होती है वो ट्रिक लगानी होती है कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा लेटर्स बिना किसी गैप के कहाँ पे पास में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है BB और यहाँ पे दिया हुआ है BG। तो अब इनसे ही हमें ट्रिक निकालनी है। जैसे कि इनको अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक B के बाद दूसरा B, और यहाँ पे B के बाद में G आ रहा है और यहाँ पे डबल B आ रहा है। मतलब इस श्रृंखला में डबल B तो है और दूसरे B के बाद G दिया हुआ है। तो इससे हम एक ये लॉजिक लगा सकते हैं कि इस B के पहले जो खाली स्थान है, अगर हम इसमें B लिख दें तो ये डबल B हो जाता है। और ये डबल B अगर हम इसका एक समूह बना दें तो हमारे पास डबल B के बाद G दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे G लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? BBG और BBG। अब ये 4 श्रृंखलाएं, 4 लेटर्स क्या हो गए? CBBG, और यहाँ पे दिया हुआ है BBG। BBG के पहले कौन सा लेटर था? C। तो अगर हम यहाँ पे C लिख देते हैं तो ये कैसी श्रृंखला बन जाती? CBBG। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B और यहाँ पे आ जाएगा C, तो ये भी हो जाएगा CBBG। तो ये कैसी श्रृंखला बनी? ये 4 के समूह में श्रृंखला बनी, 4 गुणित 3 की श्रृंखला बनी। ऑप्शन क्या आया? उत्तर क्या आया हमारे पास? यहाँ पे आया C, यहाँ आया G, यहाँ आया B, यहाँ आया C और यहाँ आया B। देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है हमें। CGBCB, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।